प्रोग्रेस बता दूं तो हमने ये सारे चैप्टर्स कर लिए हैं और मैंने लगभग लगभग सारे चैप्टर में 20-20 क्वेश्चन दिए, जिसमें से 10 हम लोग क्लास में कर रहे हैं, 10 हम लोग क्लास में कर रहे हैं और बाकी के क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आप खुद से प्रैक्टिस करो। और अगेन मैं बोलूंगा, अगर आप में से किसी को भी कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, जस्ट मुझे एक बात दे दो कि सर ये क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, तो फिर मैं भी सॉल्व करूंगा खुद से और फिर मैं देखूंगा कि उस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है। जैसे एक क्वेश्चन था शियर फोर्सेज एंड बेंडिंग मोमेंट्स में, उसमें था कि हमें डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स के फॉर्मूला लगाने, तो बच्चे ने मुझे बोला कि सर ये फॉर्मूला लगा के तो हो जा रहा है, क्या कोई और तरीका है? तो फिर मैंने चेक किया, ओके कोई और तरीका नहीं है, तो मैंने उसको बता दिया कि हाँ कोई और तरीका नहीं। सेम शियर फोर्सेज में किसी ने पूछा मेरे से कि सर ये क्वेश्चन का बेंडिंग मोमेंट से शियर फोर्स तो ऑप्शंस के थ्रू बन जा रहा है, मगर क्या और तरीका है? तो मैंने उसे समझाया कि देखो बनाने का तरीका होता है, ऑब्वियसली बनाने का तरीका है, मगर इससे क्या होगा ना, आपका क्वेश्चन बहुत लेंदी होगा, तो एक स्मार्ट अप्रोच भी होना चाहिए, एक स्मार्ट अप्रोच भी होना चाहिए। मैं वही अप्रोचेज आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो देखो अभी तक हमने 5 चैप्टर किया, आज 6 लेसन होगा, दैट इज शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स, ठीक है? तो ये लेक्चर मैं बहुत जल्दी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं थोड़ा इस हफ्ते में बिजी रहने वाला हूँ। तो आपके जो लेक्चर है ना 7, 8, 9, 10, ठीक है, ये चार चैप्टर के लेक्चर्स कुछ दिन बाद अपलोड होंगे, मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 10th, मोस्ट प्रोबेबली टुडे इज 7th, राइट? टुडे इज 7th जून, ओके? तो ये 10th जून के बाद ही अपलोड होंगे अब, ठीक है? तो आपको 3-4 दिन का ब्रेक मिलेगा। तो इसमें आप क्या करो कि सारे के सारे जितने भी बैकलॉग्स बने हैं आपके, सारे पीडीएफ्स को अटेंड करो, सारे पीडीएफ्स को अटेंड करो। जो भी डाउट आता है मुझे भेजते जाओ, अगर मुझे टाइम मिलेगा इस बीच में तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज फिर मैं उसके बाद बता दूंगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आई विल एड्रेस टू योर डाउट। बस मुझे एक हफ्ते का टाइम दे दो क्योंकि मैं थोड़ा बिजी होने वाला हूँ, ठीक है? और ये लेक्चर भी मैं बहुत जल्दी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर थोड़ी क्वालिटी अगर मिसमैच होती है तो प्लीज आप उसके साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, प्लीज थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ऑलराइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, इस जो एक हफ्ते का ब्रेक मिलेगा उसमें आपके लिए एक और टारगेट है कि हमारे चैनल के सब्सक्रिप्शन को आप 150 तक लेके जाओ, एटलीस्ट 150 तक लेके जाओ, फिर मुझे एक और मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि देखो ब्रेक के बाद दोबारा से मोटिवेट होना होगा मुझे भी, आपको भी, आपको भी खुद को तैयार करना पड़ता है, मुझे भी खुद को तैयार करना पड़ता है कि आगे के लेक्चर रिकॉर्ड करूं मैं, ठीक है? तो आप मेरे सब्सक्रिप्शन बेस को थोड़ा बढ़ा दो, अगर इस बीच में आप बढ़ा पाते हो तो प्लीज शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, रेकमेंड करो अपने दोस्तों को ये चैनल, ठीक है? अपने हमारे सब्सक्रिप्शन बेस को बढ़ा दो, फिर मैं थोड़ा और मोटिवेटेड होकर बाकी के 4 चैप्टर्स भी आपके कंप्लीट करूंगा। एनीवे अगर आप सब्सक्रिप्शन मेरा नहीं भी बढ़वाओगे तो भी मैं करवाऊंगा, बट इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ कोई भी चीज के लिए, आपको सारे पीडीएफ में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है? तो मैं भी चाहूँ तो मैं 30-30 रुपए, 20-20 रुपए में एक एक क्वेश्चन, एक एक पीडीएफ बेचना शुरू कर दूं, मगर मुझे वो बिजनेस नहीं करना है, राइट? बहुत लोग आपको एक्सी का सब्सक्रिप्शन बेचेंगे, एक्सी का सब्सक्रिप्शन ले लो। अरे एक्सी का सब्सक्रिप्शन लेने की कोई जरूरत नहीं, अगर आपने एमई ढंग से तैयार कर लिया ना तो आपका एक्सी बी डी ई ये तीनों कवर होता है। एक्सी बी में थोड़े से एक्स्ट्रा टॉपिक है, बाकी में तो टॉपिक्स कम ही हो जाते हैं, उल्टा बाकी में टॉपिक्स आपका उल्टा कम हो जाता है, ठीक है? तो एक्सी बी के 2-3 टॉपिक्स के लिए आप पूरा सब्सक्रिप्शन ले लोगे, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है? वो 2-3 टॉपिक के बारे में भी मैं आपको बता दूं। अभी हमने थर्मो का प्रैक्टिस कोर्स किया है, ठीक है? इसके बाद हमने एसओएम का प्रैक्टिस कोर्स अभी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? जैसे ही एसओएम का प्रैक्टिस कोर्स होगा मैं एफएम का एक कोर्स लॉन्च करूंगा, ठीक है? एफएम का कोर्स लॉन्च करूंगा, इसके बाद आपके एफएम के सारे क्वेश्चंस बनेंगे और इसमें देखो एफएम के जो बाकी के टॉपिक्स है जो एमई में भी कॉमन है उसको मैं बहुत जल्दी में निपटाऊंगा, और जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जैसे 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 आरटीटी है, रेनॉल्ड्स, ये आपका नेवियर स्टोक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक है? तो इन टॉपिक्स को मैं और डिटेल में डिस्कस कर दूंगा क्योंकि ये आपको आसानी से मिलेगा नहीं, बहुत अच्छे लैंग्वेज में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस कर दूंगा, तो उसके लिए परेशान मत होना है, ठीक है? आपका एक्सी तो मैं सबसे पहले कवर करवाऊंगा। देखो एक्सी का सिलेबस में ओवरऑल में बता दूं, एक्सी में ए आता है, एक्सी ए जो आपको खुद से करना होगा, ठीक है? एक्सी ए मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है? एक्सी बी के लिए जो एफएम का कोर्स है वो एमई से जो कॉमन है वो भी मैं करवा दूंगा, थोड़ा क्रैश वे में करवा दूंगा उसको, और बाकी जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो करवा दूंगा। एक्सीई के मैंने प्रैक्टिस कोर्स करवा दिया है, एक्सीई का मैंने प्रैक्टिस कोर्स करवा दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा एटीडी बचा हुआ है, इसमें क्या बचा हुआ है, एटीडी बचा हुआ है हमारा, तो एटीडी का इसके बाद एफएम के बाद कर लेंगे एटीडी, ठीक है? और एक्सीडी का तो अभी हमारा ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चल रहा है, एक बार एटीडी कर लेंगे उसके बाद फिर हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी कर लेंगे। थोड़ा वाइब्रेशन आप खुद से कर लेना, वाइब्रेशन मैं नहीं करवा सकता हूँ, ठीक है? आई एम नॉट वेरी गुड इन वाइब्रेशन, तो वो आप खुद से कर लेना, ठीक है? बाकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और एसओएम मैंने करवा दिया, बाकी एक वाइब्रेशन बचेगा। वाइब्रेशन का भी सिलेबस बहुत कम है, आपको डैम्प वाइब्रेशन वगैरह तो पढ़ना ही नहीं है एक्सी में, ठीक है? तो आपको परेशान नहीं होना है वाइब्रेशन के लिए भी, वाइब्रेशन में भी आपको ये नेचुरल वाइब्रेशन बस पढ़ना है, अनडैम्प्ड वाइब्रेशन नहीं पढ़ना, वो भी सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उसके लिए परेशान नहीं होना, आपका एक्सी का सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है? कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मुझे सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप ले सकते हो, बिल्कुल मैं किसी को मना नहीं करूंगा। अगर लगता है किसी को कि मैं कॉन्सेप्चुअली बहुत वीक हूँ, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, ऑलराइट? ठीक है, तो चलो शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स के क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है? मगर उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम लोग, शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स के कॉन्सेप्ट देख लेते हैं थोड़ा, ओके? चलो
सुनाओ शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स। देखो इस चैप्टर से ना बहुत क्वेश्चंस आपके गेट एग्जाम में आते नहीं है, कुछ बहुत बेसिक से फॉर्मूलाज हैं जो आपको मैं करवा देता हूँ, ठीक है। और आपको इसके अलावा कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। दैट इज एवरेज शियर स्ट्रेस की जब हम बात करेंगे, जब हम एवरेज शियर स्ट्रेस की बात करेंगे, ओके, तो दैट इज इक्वल टू शियर फोर्स। शियर फोर्स को मैं एस से दिखा रहा हूँ अपॉन एरिया, राइट। तो ये हमें बेसिक डेफिनेशन है, दैट इज एवरेज shear stress is shear force upon area. This is shear force, this is shear force and this is area. Okay, now अगर हम दूसरी बात करें, अगर हम यहाँ से अगर हमें टाउ की बात करें इंस्टेंट किसी भी सेक्शन पे, सो दैट इज इक्वल टू एस इंटू ए इंटू वाई बार अपॉन आई इंटू बी। दैट इज मैं सारे मतलब बता दूं सबका। देखो एस तो शियर फोर्स है, ए इज द एरिया ऑफ द सेक्शन, ए इंटू वाई बार क्या है? ए इंटू वाई बार इज फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। ए इंटू वाई बार जो है, अब अगर आप लिखोगे ए वाई बार जो लिखोगे, ये होगा आपका फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है। दिस इज फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। मतलब क्या? आप या तो जो भी आप जो सेक्शन लोगे ना, उसके ऊपर का एरिया ले लो या फिर उसके नीचे का एरिया ले लो, राइट। एंड वाई बार इज द डिस्टेंस सेंट्रॉइड से उस सेक्शन का, जो भी सेक्शन लिया आपने, उसका सेंट्रॉइड का डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। सपोज दिस इज योर क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और आपको दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस, और आपने एक सेक्शन लिया हुआ है यहाँ, ओके, एक्स, राइट। तो दिस इज द एरिया एबव दैट, ये ठीक है। इसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा? इस सेक्शन का यहाँ कहीं होगा, और ये न्यूट्रल एक्सिस है, सो दिस इज दैट डिस्टेंस। यही लोगे आप वाई बार, ये होगा इसका एरिया होगा, ठीक है। शियर फोर्स जो एक्ट कर रहा होगा, और विड्थ क्या है? बी क्या है? विड्थ ऑफ द सेक्शन। बी इज विड्थ ऑफ द सेक्शन, राइट, विड्थ ऑफ द सेक्शन, राइट। तो इसके कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं, उनके डेरिवेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आता है तो वेरी गुड है, हाँ, मगर आपको अगर नहीं भी आता है तो आप उससे निकल सकते हो, क्योंकि आपको शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स के बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो मैं जरा वो स्पेशल केसेस आपके लिए मैं बता दूं, कुछ जो स्टैंडर्ड केसेस है। इसके अलावा कुछ भी केस होगा तो आपको विद द डेफिनेशन जाना होगा, और ये भी उन्हीं डेफिनेशन से आया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए टाउ मैक्सिमम जो होता है, एंड दैट इज इक्वल टू 3/2 टाउ एवरेज। ये रिलेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आपको ये याद रखना होगा, राइट। सर्कुलर सेक्शन के लिए, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए टाउ मैक्सिमम जो होगा, दैट इज इक्वल टू 4/3 टाउ एवरेज, राइट। और तीसरा जो होता है वो ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए होता है, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए। और ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन में दो एक्चुअली आपको डेटा याद रखना होगा, टाउ मैक्सिमम का भी और टाउ एवरेज का भी। और ये याद रखना बहुत आसान है, जानते हो, ये याद रखना बहुत आसान है। टाउ मैक्सिमम, दिस इज 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज, राइट। दिस इज 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज एंड दिस इज 1.33 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज। जब हम मैक्सिमम की बात करेंगे तो 1.5 बड़ा है, तो यहाँ 1.5 डाल देंगे, 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज। और टाउ एवरेज कैसे निकालते हैं वो मैंने बता दिया, ठीक है। और जब हम यहाँ टाउ एवरेज नहीं है, यहाँ टाउ न्यूट्रल एक्सिस, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट अगर आप टाउ निकालेंगे तो दैट इज इक्वल टू 1.33 टाउ एवरेज, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो होता है कि ये शियर स्ट्रेस का प्रोफाइल बनाना होता है, तो दैट इज शियर स्ट्रेस प्रोफाइल जो होगा ना, शियर स्ट्रेस प्रोफाइल जो होगा आपका, दैट प्रोफाइल इज पैराबोलिक। आपको वाई स्क्वायर का टर्म मिलेगा जब आप पूरा निकालोगे इसके लिए, ठीक है। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए एक लंबा सा फॉर्मूला आता है, मगर आपको ये वो याद रखने की जरूरत नहीं। टाउ मैक्सिमम का आपको रिलेशन पता है, आपको टाउ मैक्सिमम भी पूछेंगे, अदरवाइज कुछ और भी पूछते हैं तो आपको सीधे सीधे फॉर्मूला में एस इंटू ए इंटू वाई बार अपॉन आई इंटू बी, दैट यू हैव टू अप्लाई। मैं बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं, हाँ, वो आप खुद से ट्राई करो। तो 20 क्वेश्चन अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, इससे बहुत आपको क्वेश्चन मिलेंगे भी नहीं कहीं, ठीक है। मगर मैंने फिर भी 20 क्वेश्चन अरेंज किए हैं, ठीक है। आपको और क्वेश्चन चाहिए तो मैं और भी प्रोवाइड कर दूंगा, मगर अभी के लिए इस पीडीएफ में आपको 20 क्वेश्चन है, 10 मैं क्लास में करवा रहा हूँ, ठीक है। और बाकी मैं फिर आपके जब भी आपको मतलब अगर
डाउट होता है बाकी आप खुद से करो, अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लेना। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक चीज और होता है जो कि रिसेंटली ऐड हुआ है गेट के सिलेबस में, कॉन्सेप्ट ऑफ शियर सेंटर, राइट। तो उसमें शियर फ्लो वगैरह का कुछ फॉर्मूला होता है जो आपको जरूरत नहीं है कि जैसे थ्योरेटिकल टॉपिक, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है शियर सेंटर का। शियर सेंटर क्या होता है, जिस पॉइंट पे लोड लगाओगे ना तो कोई ट्विस्टिंग नहीं होगा आपके क्रॉस सेक्शन में, आपके जो पूरा जो आपका बीम है उसमें कोई ट्विस्टिंग नहीं होगा। तो ऐसा पॉइंट पे आप लोड लगाओगे तो आपका कोई ट्विस्टिंग नहीं होगा। इसके बाद शियर फ्लो भी आता है, मगर उन सब की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, उन सब की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शियर सेंटर का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और कुछ कुछ स्टैंडर्ड केसेस का आपको शियर सेंटर कहाँ लाई करता है वो आपको पता होना चाहिए। तो जब भी आपको टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेगा ना, टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो वो जहां भी उन सिमेट्री का एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगे तो दैट विल बी योर ये शियर सेंटर, राइट। और अगर आपको एक ही एक्सिस मिल जाए सिमेट्री का, तो उस एक्सिस पे कहीं लाई करेगा शियर सेंटर, कहां लाई करेगा वो हमें बाद में कैलकुलेशन से पता चलता है, ठीक है। चलो तो हम आज के क्वेश्चंस पे जाते हैं। सो शियर स्ट्रेस इन बीम्स, तो जरा एक सेकेंड देना, ये फिर से यहाँ पूरा सा मिसमैच हुआ है। एक मिनट दो बस, ये थोड़ा अरेंज कर दूं मैं। ओके, चलो यहाँ से पहला क्वेश्चन। ऑलराइट, चलो। So this is the first question. This is the first question. The nature of distribution of shear stress in a rectangular beam is parabolic. Parabolic, ठीक है। इसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। देखो, इसलिए मैंने बोला कि आज का लेक्चर, इससे मुश्किल सवाल बनते भी नहीं है, इस चैप्टर से मुश्किल सवाल बनेंगे भी नहीं। जो कुछ मुश्किल बन सकता है वो मैंने डाल दिया है, आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा, राइट। सो शियर स्ट्रेस का प्रोफाइल क्या होता है, पैराबोलिक, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे जरा। अ ट्रायंगुलर कैंटिलीवर बीम, देखो ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है, हैज बेस बी एंड हाइट h, a force P acts transverse shear load at its end. Okay, transverse shear load P, that means P is our shear force is P, width is B, and height is h. All right. Now the ratio of maximum shear stress to shear stress at neutral fiber, मतलब क्या, टाउ मैक्सिमम अबाउट टाउ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यही पूछ रहा है हमसे। तो टाउ मैक्सिमम मैंने आपको बताया था, दैट इज ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए 3/2 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज, राइट। एंड टाउ न्यूट्रल एक्सिस भी मैंने बताया था 4/3 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज, राइट। तो लेट्स फाइंड आउट ये क्या हो रहा है, टाउ एवरेज कैंसल आउट हो जाएगा, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, so it is coming out to be 9/8, it is coming out to be 9/8, right, very simple. This is for triangular section, for triangular cross section, okay, so 9/8 it is option C और हमारा, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन, कुछ बेसिक क्वेश्चन भी उठाए हुए हैं और इसके बाद से शायद कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आएंगे, राइट। हाँ देखो, अ हॉलो स्टील बॉक्स has a rectangular cross section as shown in the figure. What is the maximum allowable shear force that may act on the beam if the allowable shear stress is 36 megapascal? देखो, बहुत लोग पूछते हैं सर क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करें। देखो 3 स्टेप प्रोसेस आप याद रखो। सबसे पहला चीज, आइडेंटिफाई द टॉपिक। जब भी आपको क्वेश्चन दिखेगा कोई रैंडमली, अभी तो आपको पता है शियर स्ट्रेस क्या है, ठीक है, आइडेंटिफाई द टॉपिक, ठीक है। दूसरा चीज आप करोगे, रिकॉल द फॉर्मूला, जो भी उससे रिलेटेड फॉर्मूला है वो आप रिकॉल करोगे, ठीक है। तीसरा चीज करोगे आप, तीसरा चीज क्या करोगे, फाइंड द अननोन्स, फाइंड द अननोन्स, राइट। एक सेकंड, समवन इज नॉकिंग एट माय डोर, सो मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ जरा यहाँ पे रिकॉर्डिंग, ठीक है, ओके, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि आपको ये 3 स्टेप के प्रोसेस को फॉलो करोगे ना तो आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। देखो मैं बताता हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है। सबसे पहला चीज, आइडेंटिफाई द टॉपिक। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, देखो मैंने क्वेश्चन पढ़ा, अ हॉलो स्टील बॉक्स हैज अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन की बात है, मतलब कहीं ना कहीं ये डिजाइन का क्वेश्चन है। देखो मैं कैसे सोच रहा हूँ, अगर मैं एक्चुअल एग्जाम में बैठा हूं तो क्रॉस सेक्शन की बातें हैं, शियर स्ट्रेस शियर फोर्स की बातें हैं, अलाउेबल की बातें हैं, मतलब अलाउेबल मतलब क्या, मुझे डिजाइन करना है, तो ये डिजाइन पार्ट का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये डिजाइन पार्ट का क्वेश्चन। देखो शियर फोर्सेस का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका थोड़ा फ्लूइड में भी आता है, थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग में आता है। देखो फ्लूइड मुझे पता है कि नहीं दिख रहा है क्योंकि स्टील बॉक्स है, मतलब सॉलिड बॉडी की बात हो रही है। अभी स्टील मतलब मैन्युफैक्चरिंग में भी जा सकता है, मगर अलाउेबल की बात कर रहे हैं तो मैं सीधे डिजाइन की तरफ से सोचूंगा। ओके, डिजाइन, शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस कहाँ कहाँ आता है, एक टॉर्सन में आता है, एक आपका इसमें आता है, शियर स्ट्रेस इन बीम। टॉर्सन का तो ये क्वेश्चन है नहीं क्योंकि टॉर्सन में मेरा सर्कुलर शाफ्ट होना चाहिए था, सर्कुलर नहीं है, तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, टॉर्सन का नहीं है, मतलब शियर स्ट्रेस इन बीम का है। इससे मुझे क्या पता चला, ये कौन सा टॉपिक का है, शियर स्ट्रेस इन बीम, शियर स्ट्रेस इन बीम्स, ठीक है। ये हो गया मेरा आइडेंटिफाई द टॉपिक, मतलब मुझे टॉपिक पता चल गया। अब इस टॉपिक में मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है,
स्टैंडर्ड फॉर्मूला, क्या ये स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन है? रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन तो है, तो रेक्टेंगुलर तो है, मगर बीच में एक हॉलो है, बीच में एक हॉलो है, राइट? तो मतलब इसका मुझे नहीं पता है, सर्कुलर नहीं है, ट्रायंगुलर नहीं है, मतलब मुझे कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं लगेगा। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके अलावा मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? इसके अलावा मैंने पढ़ा हुआ टाउ इज इक्वल टू एस इंटू ए इंटू वाई बार अपॉन आई इंटू बी। मतलब क्या, यही लगना होगा, यही लगना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं लग सकता है, राइट? देखो, जब भी आप ऐसे फॉर्मूला लिखो, ऐसे फॉर्मूला लिखो और देखो कि आपका ये फॉर्मूला से ये क्वेश्चन बनेगा क्या। अगर बनेगा तो ठीक है, मतलब आपसे बन जाएगा। इसके अलावा आपको कोई फॉर्मूला नहीं पता, तो आप अगर इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आया हुआ है तो आउट ऑफ द सिलेबस है, आउट ऑफ द सिलेबस है, तो परेशान नहीं होना, फिर छोड़ के आगे बढ़ो, फिर छोड़ के आगे बढ़ो, राइट? मगर इसके बाहर कुछ आएगा नहीं तो परेशान नहीं हो, ठीक है? एस इंटू ए इंटू वाई बार अपॉन आई इंटू बी, राइट? मतलब कहीं ना कहीं यही फॉर्मूला का कुछ ना कुछ तो यूज है। चलो जरा देखें, मुझसे पूछा क्या गया है, रिकॉल द फॉर्मूला, ये भी मैंने कर लिया, फॉर्मूला रिकॉल कर लिया। अब अननोन, पहले तो अननोन को आइडेंटिफाई करो। क्या पूछा है मेरे से? टाउ मुझे पता है, ए इंटू वाई बार, अगर मुझे सारे डायमेंशन पता है मतलब मैं ये भी निकाल लूंगा, मैं ये भी निकाल लूंगा, ठीक है? आई इंटू बी, आई भी मैं निकाल लूंगा अगर मुझे डायमेंशन पता है। बी भी मुझे साफ साफ डायमेंशन से दिख रहा है, फिगर से अपने, ठीक है? मतलब मेरा अननोन क्या है? एस, एस मुझे नहीं पता और एस ही मुझे निकालना है। एक ही इक्वेशन है मेरे पास और एक ही अननोन है, मतलब मैं निकाल सकता हूँ। जैसे ही आपको एक ही इक्वेशन आपने लिखा और आपके पास दो अननोन है, मतलब आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि मुझे कोई और रिलेशन भी ढूंढना होगा, कोई और रिलेशन भी ढूंढना होगा, ठीक है? बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है ये चीज कि आप एक इक्वेशन लिखा, मतलब आपको एक ही इक्वेशन पता था, आपने एक इक्वेशन लिखा, आपको एक ही अननोन मिल रहा है उस इक्वेशन में, मतलब आप सॉल्व कर सकते हो। अगर मान लो मुझे ये डायमेंशंस नहीं दिए होते, अगर मान लो ये मुझे डायमेंशंस नहीं दिए होते, ठीक है, या फिर मुझे टाउ नहीं दिया होता या कुछ और नहीं दिया होता, तो फिर मैं सोचता कि अच्छा ये भी चीज नहीं दिया, मतलब मुझे कोई और फॉर्मूले की तरफ भी जाना होगा, कोई और फॉर्मूले की तरफ भी जाना होगा। सो दैट इज हाउ यू अप्रोच द क्वेश्चन, दैट इज हाउ यू अप्रोच द क्वेश्चन। इस तरह से आप क्वेश्चन की तरफ मूव करोगे कि आपको क्या क्या पता है, क्या क्या पता है और क्या मुझे निकालना है, राइट? तो मुझे ये पता चल गया कि मुझे यही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है? अब मुझे चाहिए क्या क्या? मुझे चाहिए शियर फोर्स। सो एस इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं टाउ इंटू आई इंटू बी अपॉन ए इंटू वाई बार, राइट? ये तो हो गया मेरा क्वेश्चन, ये निकालना है। क्या क्या पता है मुझे? टाउ पता है। आई, आई की तरफ मूव करते हैं। आई मुझे नहीं पता है मगर मैं निकाल सकता हूँ। सो आई मैं कैसे निकालूंगा? कुछ स्टैंडर्ड केसेस का आपको आई तो पता ही होगा, 1/12 इंटू, पहले मैं ये पूरा बॉक्स मान लेता हूँ, उसमें से फिर ये हॉलो वाला सेक्शन निकाल दूंगा तो उसका वो आ जाएगा, राइट? तो सबसे पहले मैं तो न्यूट्रल एक्सिस बना लूं। दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस। सो पूरे क्रॉस सेक्शन का क्या होगा? आई 1/12 इंटू बी, बी इज 200 इंटू एच क्यूब, एच क्यूब इज 450 का क्यूब, 450 का, क्यों परेशान कर रहे हो यार, माइनस 1/12 इंटू, अभी देखो इस छोटे वाले हिस्से का तो 200 माइनस 10 इधर से माइनस 10 इधर से, मतलब 180 हो जाएगा, राइट? ये पूरा तो 180 है ना, आई होप इतना तो दिखता होगा आपको। दिस इज 180, राइट? दिस इज 180, राइट? सो आपको 180 दिख गया। अभी ये हाइट, अभी ये हाइट कितना होगा? 450 माइनस ऊपर से 20 गया, नीचे से 20 गया, मतलब बचा कितना? 410, 410 का क्यूब, 410 का क्यूब, एंड दिस इज इन mm टू द पावर 4, mm टू द पावर 4। देखो जरा इसको सॉल्व करते हैं। आज मेरे पास कैलकुलेटर भी नहीं है तो इसको मैं फोन के ही कैलकुलेटर से सॉल्व करूंगा। ओके, लेट्स सॉल्व इट। 200 into 450 raised to the power 3, this is something, minus 180, 180 into 410 raised to the power 3. Okay, so this is something divided by 12, that is equal to 484 484 935 935 000 mm टू द पावर 4, ठीक है? ये हो गया आई। अभी बी की बात करें तो इस क्रॉस सेक्शन का विड्थ कितना है? इधर 10, इधर 10 और इधर भी 10, राइट? सो बी इज इक्वल टू 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 एंड दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 10 एंड दैट इज इक्वल टू 20 mm, ठीक है? बी भी आ गया। अभी मुझे ए इंटू आई बार वाई बार चाहिए, तो देखो दो तरीका है, वाई बार अलग निकालो, ए अलग निकालो और फिर मल्टीप्लाई करके फाइंड करो, लेकिन मैं ए इंटू वाई बार डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। और वो मैं डायरेक्ट कैसे निकाल सकता हूँ जरा देखो, ए इंटू वाई बार इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ऊपर ले रहा हूं मैं, ऊपर लो नीचे लो, बात बात बराबर है, राइट? ए इंटू वाई बार, राइट? तो फिर से मैं इस पूरे सेक्शन का, क्या हो रहा है यार आज, पढ़ाने नहीं देंगे क्या? कहाँ गया? ओके, चलो ए इंटू वाई बार की बात करें तो ए इंटू वाई बार कैसे निकलेगा मेरा? देखो सिर्फ न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ऊपर की बात करूं मैं, तो ऊपर का लेंथ तो हो जाएगा मेरा 450/2, राइट? मल्टीप्लाइड बाई
मल्टीप्लाइड बाय विड्थ दैट इज 200। अभी मैं पूरे की बात कर रहा हूँ, अभी मैं पूरा हॉलो सेक्शन मैंने कंसीडर नहीं किया हुआ है, अभी मैंने ये किया इनटू वाई बार इज ऊपर का आधा 450/2 का और आधा यानी कि 450/4, राइट। माइनस, अब मैं उस हॉलो सेक्शन को माइनस करने वाला हूं, तो देखो जरा 450 माइनस ऊपर का 20 दैट इज 430, तो 430/2, 430/2 सॉरी 410/2 ना, ऊपर से भी 10 नीचे से भी 10, तो ये बचेगा 410/2, 410/2 मल्टीप्लाइड बाई फिर से 180 का विड्थ है 180 मल्टीप्लाइड बाई 410/4, 410/4, राइट। एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी ये कितना हो रहा है 450 इंटू 450 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 8, राइट, डिवाइडेड बाई 8 माइनस 410 410 इंटू 410 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 8 दिस इक्वल टू 1280250, 1280250 और इसका यूनिट क्या होगा mm क्यूब, राइट। अभी देखो मुझे एस चाहिए, मुझे सारे वैल्यूज मिल गए हैं, तो मैं बस सब्स्टिट्यूट करूंगा 36 मेगा पास्कल मल्टीप्लाइड बाय आई इंटू बी, आई इज हाउ मच, आई इज 484935, 484935, 484935 पर 000 मल्टीप्लाइड बाय बी मैंने 20 निकाल लिया है अपॉन 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 1280250। और जितने लोगों को यूनिट्स के साथ दिक्कत होता है ना, जरा मैं यूनिट भी निकालना दिखा दूं आपको। मैंने 36 लिखा, किस में लिखा है, न्यूटन पर mm स्क्वायर में, ओके। मल्टीप्लाइड बाय ये किस में लिखा है, mm टू द पावर 4 में। मल्टीप्लाइड बाय ये किस में लिखा है, 20 mm में। डिवाइडेड बाय a इंटू वाई बार क्या है, mm क्यूब है, राइट। नीचे mm टू द पावर 5 है, नीचे mm टू द पावर 5 और ऊपर भी mm टू द पावर 5, दैट इज कैंसिल आउट, हमारा न्यूटन में मिल रहा है, मतलब हमारा एग्जैक्ट सही है, ठीक है। एंड दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी, this value is coming out to be 36 into 484935000 multiplied by 20 divided by 1280250 and that is equal to 272722, 272722 Newton, and this is something equal to 272.72 किलो न्यूटन, राइट। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें से जिस भी यूनिट में पूछा हुआ है वो हम निकाल लेंगे। 272, राइट, पेज अप 272, इट्स एन ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में, ठीक है। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन था, आप यकीन मानो मेरा, इतना कैलकुलेशन आपसे गेट में नहीं करवाएंगे, मगर आपको ये एस ए वाई बार अपॉन आई इंटू बी ये फॉर्मूला मैंने मुझे अप्लाई करके दिखाना था आपको कि कैसे अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। तो ये चीज आपको मुझे समझानी थी, इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया था, इसके लिए मुझे ये क्वेश्चन ले लिया, मैंने ये क्वेश्चन लिया था कि आपको सारा कुछ दिख गया इसमें, यूनिट्स के साथ कैसे डील करना है, कब कौन से यूनिट्स में रखना है, ठीक है, कब कौन से यूनिट में रखना है डेटा को, कब आपका आई को कैसे निकालना है, बी को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ए इंटू वाई बार की जगह मैं ए और वाई बार अलग अलग भी निकाल सकता था, मगर मैंने एक साथ निकाला। किसका निकाला, क्रॉस सेक्शन के ऊपर का, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ऊपर का एरिया का निकाल लिया, ठीक है, क्लियर है, आई होप ये क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। A rectangular beam 200 mm into 200 into 400, right, 200 into 400 b into h है, ओके। उसके बाद क्या है, carries a load at its midspan, bending moment at section A, मतलब bending moment at section A is equal to m है, ओके। एंड अनदर सेक्शन B has bending moment m dash, मतलब क्या, bending moment at B is equal to m dash, ओके। नाउ विच इज 0.2 मीटर, दैट मीन्स ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, 0.2 मीटर, ए से बी तक का डिस्टेंस भी मुझे पता चल गया। चलो अभी देखो, अवे फ्रॉम सेक्शन ए, ओके। नाउ देयर आर नो लोड एक्टिंग बिटवीन द टू सेक्शन, कोई भी लोड नहीं है उनके सेक्शन में, मतलब क्या, बीच में एस इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, जो भी होगा एस वो कॉन्स्टेंट होगा, कोई भी लोड नहीं है, मतलब शियर फोर्स कॉन्स्टेंट होगा, जो भी शियर फोर्स ए पे है वही शियर फोर्स बी पे होगा। इफ द वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन m डैश माइनस m इज इक्वल टू 1000 न्यूटन मीटर, 1000 न्यूटन मीटर, राइट। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द बीम विल बी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, अगेन आप याद करो कि बेंडिंग स्ट्रेसेस में s कांस्टेंट है मेरा, और ये डिफरेंस वाला फॉर्मूला आता कहां था, mb माइनस m एक आता कहां था, mb माइनस m इंटीग्रल s dx करते थे, जब हम इंटीग्रल s dx करते थे। तो जरा देखो मान लो ये बीम होगा, दिस इज सपोज, कहां है मुझे नहीं पता, दिस इज ए, दिस इज बी, बस मुझे ये पता है, ठीक है। और इसके बीच में शियर फोर्स कांस्टेंट है, मतलब ये शियर फोर्स है मान लो एस,
या तो नीचे या तो ऊपर कहीं होगा, कांस्टेंट होगा। एंड दिस इज योर शियर फोर्स का एरिया इसके बीच में। तो जरा मैं देखूं, यही होगा वो एरिया। दिस लेंथ इज 0.2 मीटर और ये कुछ एस होगा, ये कुछ एस होगा, मुझे नहीं पता है क्या होगा ये एस, राइट। बट मुझे ये पता है एस एस इंटू 0.2 यही है इस शियर फोर्स, ये शियर फोर्स डायग्राम का एरिया, और यही तो होता है एम बी माइनस एम ए। सो दिस इज इक्वल टू 1000 10,000 10,000 10,000 10,000, राइट। सो यहां से मैं एस लिख सकता हूं, कितना आ रहा है ये 10,000 10,000 डिवाइडेड बाय 0.2 एंड दैट इज इक्वल टू 50,000 50,000 न्यूटन। क्या ये एस क्लियर हो गया? एस, ठीक है, 50,000 न्यूटन। और जैसे ही मुझे 50,000 न्यूटन पता चल गया है एस, मैं ये निकाल सकता हूं, क्या पूछा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द बीम। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए टाउ मैक्स, अगेन ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो पूरा फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा मैं। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए डायरेक्ट थ्री बाई टू टाउ एवरेज करूंगा, और 3/2 टाउ एवरेज की जगह, आज नहीं पढ़ाने देगा यार, 3/2 इंटू टाउ एवरेज की जगह मैं लिखूंगा शियर फोर्स एस अपॉन एरिया, एंड दिस इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाय एस इज 50,000 डिवाइडेड बाय एरिया इज 200 इंटू 400, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी मेगा पास्कल। क्यों? क्योंकि न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया, राइट। सो दिस इज 50,000 डिवाइडेड बाय 8/1 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, 0.9375 0.9375 मेगा पास्कल, ठीक है। अब देख लोगे कितने यूनिट में दिया है, कितने डेसिमल डिजिट तक पूछ रहा है आपसे, कुछ लिखा नहीं है, 0.93 ले लेते हैं अभी के लिए। तो इट इज 0.05, 0.92 से 94, सही है। 0.9375 को आप 0.94 भी लोगे तो भी रेंज में आएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फटाफट से, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, कैसे अप्रोच करना है आपको समझ में आ रहा होगा। आप इस तरह से अप्रोच करो, फिर भी दिक्कत आती है तो मुझसे बात करो एक बार, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स क्या होता है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए? 4/3 टाउ एवरेज। टाउ एवरेज देखो मैं कैसे याद रखता हूँ, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कहीं ना कहीं मुझे स्फीयर की थोड़ा थोड़ा याद दिलाता है कि स्फीयर से सिमिलर, और स्फीयर में का वॉल्यूम क्या होता है 4/3, तो मुझे वहां से 4/3 याद रहता है, राइट। सो 4/3 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज, so 4/3 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज एस अपॉन एरिया, एस अपॉन एरिया। सो 4/3 टाइम्स ऑफ शियर फोर्स दिया हुआ है मुझे 100 न्यूटन, अपॉन एरिया दिया हुआ है 10, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 13.3 आ जाएगा ना, ये 10 और 1.33, यस 13.33 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल ही आएगा ये, 13.33 पास्कल, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो इट इज 13.33, राइट, 13.33 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? आपको परेशान नहीं होना कि सर क्या आप बच्चों वाले क्वेश्चन करा रहे हो, आपको यही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में और आप गलती करके आओगे, आप गलती करके आओगे एग्जामिनेशन प्रेशर में। तो आप परेशान मत हो, इस चैप्टर से आपको बहुत मुश्किल सवाल नहीं दिखेगा, आपको ऐसे ही सवाल दिखेगा। बस आपको फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए, बस आपको फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे जरा जल्दी से। इफ द एवरेज शियर स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय टाउ एवरेज, द मैक्सिमम ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस इन अ ट्रायंगुलर बीम। ट्रायंगुलर बीम के लिए क्या होता है टाउ मैक्सिमम? ध्यान से, बहुत बार लोग कंफ्यूज कर देते हैं इसको। तो 3/2 टाउ एवरेज, देखो जब भी आपको कंफ्यूजन हो 3/2 होता है या 4/3 होता है, तो 3/2 मतलब 1.5, राइट, और 4/3 मतलब 1.33, बड़ा कौन 1.5, और मैक्सिमम की बात हो रही है तो ऑब्वियसली 1.5 ही होगा, ऑब्वियसली 1.5 ही होगा। सो इट इज 3/2, इट इज 3/2, राइट, टाउ मैक्सिमम इज 3/2, और 1.33 क्या होता है, वो अबाउट न्यूट्रल एक्सिस होता है, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस होता है। तो 3/2, दैट इज ऑप्शन डी। यस, अरे लास्ट क्वेश्चन का आंसर हमने नहीं चेक किया ना, आंसर क्या दे रखा है 13.33, यस 13.3। क्लियर है? चलो 6 क्वेश्चन हो गए, 7 हाँ देखो जरा। A timber beam of circular cross section is to be designed to carry a shear force of 10 kilonewton. Okay, shear force S is equal to 10 kilonewton, right? 10 kilonewton. Okay. Allowable shear stress tau maximum. Allowable shear stress is tau maximum, right? That is 5 megapascal. The safe minimum diameter, circular cross section मतलब क्या? Tau maximum is equal to 4/3 tau average. Okay.
So it can be written as 4/3 into shear force S upon area, and that is equal to pi by 4 d square, राइट। अभी मुझे यही d चाहिए, यही d चाहिए, मुझे s पता है, टाउ मैक्स पता है, आ गया। d स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एस इज 10 किलो न्यूटन, तो मैं इसको 10 इंटू 10⁻³ लिख रहा हूँ न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए, अपॉन 3 इंटू पाई बाई 4 को मैं 0.785 लिख रहा हूँ अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, और टाउ मैक्स इधर आ जाएगा, टाउ मैक्स इधर आ जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 5 मेगा पास्कल, लाइक न्यूटन पर mm स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली ये mm में आएगा, d मेरा mm में आ जाएगा यहाँ से। सो 40 पे 1 2 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 0.785 डिवाइडेड बाय 5, so this is 3397, कुछ आ रहा है 3397.027 mm स्क्वायर। तो यहाँ से मैं d लिख सकता हूँ, रूट ले लूंगा उसका, रेज़ टू द पावर 0.5, एंड दिस इज इक्वल टू 58.28, 58.26 है, तो रेंज होना चाहिए था यहाँ 58.28 mm, ठीक है, रेंज होना चाहिए था, मैंने रेंज नहीं लिया है यहाँ, ठीक है। आपका इसका रेंज ले लेना 57 से 59 या 58 से 59, 58 से 59 का इसमें रेंज ले लेना, ठीक है। 58 से 59 का आप रेंज लेके इसको आंसर को अपने वेरीफाई कर सकते हो, राइट। 58.28, राइट, क्लियर है, क्लियर है। तो ये था डिजाइन का क्वेश्चन, ये था डिजाइन का क्वेश्चन, जहां आपको कोई भी एक डायमेंशन पता करना होगा, आपको पता है मटेरियल का शियर स्ट्रेस कितना बियर कर सकता है, फोर्स कितना लगने वाला है, तो आप कितना डायमीटर का आप टिम्बर बीम को आप लोगे, किस डायमीटर का आपको टिम्बर बीम चाहिए होगा, वो आप यहाँ से निकाल लोगे, राइट। इसके ऊपर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी कुछ लेके चलोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। ओके, हाँ देखो, इस बीम का क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ है और शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो देखो मैं इसका बहुत आसान तरीका बताता हूँ आपको कैसे बनाओगे आप, क्योंकि आपको कभी कभी आई सेक्शन का आएगा, कभी कुछ और सेक्शन का आएगा, तो मैं आपको जरा बनाना सिखा देता हूँ इसका। देखो ये जुगाड़ है, ये अपना जुगाड़ है, और वो क्या जुगाड़ है, देखो सबसे पहले किसी एक कॉर्नर से स्टार्ट करो, या तो टॉप कॉर्नर से या बॉटम कॉर्नर से, ठीक है, किसी भी एक कॉर्नर से स्टार्ट करो, ऑलराइट, ठीक है। चलो अभी देखो, ऊपर से जब आप नीचे आओगे तो पैराबोलिकली आओगे, ठीक है, ओके। और जब along द एक्सिस मूव करोगे, मतलब क्या इसी हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव करोगे, तो अगर आप बाहर जाओगे तो आपका डायग्राम अंदर आना चाहिए, ओके। फिर आप जब नीचे जाओगे तो फिर से पैराबोलिकली मूव करोगे कुछ, ठीक है। देखो रफ एस्टिमेट में बता रहा हूँ, रफ एस्टिमेट में बता रहा हूँ। फिर आपका कहाँ पहुंच गया, आप जैसे ही यहाँ आए, फिर आप ऊपर से नीचे आए, मतलब यहाँ आए, अब आप अंदर जा रहे हो, तो जैसे ही आप डायग्राम में अंदर जाओगे, क्रॉस सेक्शन में अंदर जाओगे, तो आपका डायग्राम शियर फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बाहर जाएगा, यहाँ आ गए। अब आप फिर से ऊपर से नीचे, तो फिर से पैराबोलिकली, और यहाँ आप मिला दो, यहाँ आप मिला दो, ठीक है। इसी तरह यहाँ इसका तो आंसर फिर इस हिसाब से ऑप्शन डी हो जाएगा, मगर इसी तरह चलो आई सेक्शन का एक बार बना के देखते हैं हम लोग। सपोज दिस इज योर आई सेक्शन, जरा मैं अच्छे से बनाऊं आई सेक्शन को। सपोज दिस इज योर आई सेक्शन, ठीक है, ये है आपका आई सिमेट्रिक सेक्शन, सिमेट्रिक सेक्शन, ठीक है। जरा इस पे मैं डॉटेड लाइन से अपने एक्सटेंशन प्रोजेक्शंस ले लूं, ठीक। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, तो उसके लिए माफ कर देना। लेट मी ड्रॉ अ सॉलिड लाइन, अभी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ है हम कहाँ हैं, यहाँ है, वर्टिकली नीचे जाएंगे मतलब पैराबोलिकली, ठीक है। अभी हम यहाँ पहुंच गए, डायग्राम में हम अंदर जा रहे हैं, तो अपने क्रॉस सेक्शन में अंदर जा रहे हैं, तो डायग्राम में कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे, ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पहुंच गए, यहाँ से फिर से हम वर्टिकली डाउन आके यहाँ पहुंचेंगे, तो वर्टिकली डाउन पैराबोलिकली आएंगे, ओके, पैराबोलिकली आ गए, ओके। अभी फिर यहाँ से हम क्रॉस सेक्शन में बाहर जा रहे हैं, तो डायग्राम में अंदर जाएंगे, ओके, डायग्राम में अंदर आ गए, और फिर से हम यहाँ पहुंच गए। अब हम फिर से वर्टिकली डाउन आ रहे हैं, फिर से वर्टिकली डाउन, फिर से पैराबोलिकली हम यहाँ मिला देंगे। सो that's how you draw a that's how you draw a shear stress distribution, shear stress distribution। ऑब्वियसली यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम हो रहा होगा वो आपको दिख रहा होगा, दिस इज एट टाउ मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस, एट न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ऐसे आप बाकी सेक्शंस के लिए भी बना सकते हो, किसी का भी बनाने में दिक्कत है मुझे मैसेज करो, मैं बताऊंगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखें। द शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस इन अ ट्रायंगुलर सेक्शन, ओके, न्यूट्रल एक्सिस पे पूछा है शियर स्ट्रेस, और ट्रायंगुलर सेक्शन दिया है with a base 40 mm and height 20 mm, right। so subjected to shear force भी मुझे पता है,
राइट. सो टाउ अबाउट न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ शियर फोर्स अपॉन एरिया. शियर फोर्स इज 3 किलो न्यूटन, तो इसको मैं 3000 ले रहा हूँ, अपॉन 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 एरिया दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. बेस इज 40, हाइट इज 20. So this is equal to 800 400. हाँ चलो कैंसिल आउट कर दूं मैं. ये हो गया, इससे इसको कैंसिल कर दो 10. ये तो बिना उसके ही हो जाएगा. ये 1000, ये 4 से ये कर दो 10, 1020 एंड दैट इज 10 मेगा पास्कल. 10 मेगा पास्कल. फिर हर बार कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं होती है. हर बार कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज 10 मेगा पास्कल. सी 10 मेगा पास्कल. सी 10 मेगा पास्कल. क्लियर है? वेरी गुड. सिंपल, इजी, लेमन स्क्वीजी, बहुत आसान. चलो लास्ट क्वेश्चन देखें. लास्ट बेंडिंग एक्सरसाइज में मैंने 9 ही क्वेश्चन करवाए थे. आई वाज नॉट फीलिंग वेरी वेल, तो मैंने 9 ही क्वेश्चन करवा दिए थे. आई होप आपने बचे हुए 11 क्वेश्चन किए होंगे, क्योंकि मुझे उससे एक डाउट आया है मुझे एक बच्चे का, तो मैं उसको बता दूंगा. ठीक है, किसी और को डाउट आए मुझे पर्सनली मैसेज कर देना. ठीक है, चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो. अ सिंपली सपोर्टेड बीम हैज ए स्पैन ऑफ 4 मीटर, सो लेंथ इज इक्वल टू 4 मीटर दे रखा है. ओके, नाउ अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है और 100 mm, 100 into 200. This is the area of cross section, that is mm square. Okay, now bending stress, the maximum bending stress, that means sigma maximum is equal to 10 megapascal है. and maximum shear stress, that means tau maximum is equal to 0.6 megapascal. देखो आप ध्यान से देखोगे तो बीम्स में ना बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस आपका 10 मेगा पास्कल तक जा रहा है. राइट, सो दैट आपका बेंडिंग स्ट्रेस का जो वैल्यू है वो ज्यादा आएगा जो कि शियर स्ट्रेस के वैल्यू से. शियर स्ट्रेस 0.6 मेगा पास्कल, 0.1 मेगा पास्कल, 0.2 मेगा पास्कल, 112, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा. राइट, देन द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इट कैन कैरी इज, कितना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कैरी कर सकता है. तो जरा देखो, ध्यान से देखो, दिस इज योर शियर फोर्स, दिस इज योर बीम. तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका एक रिएक्शन आ रहा होगा. देखो मैंने रिएक्शंस को वो कर लिया है, और ये रिएक्शन के वैल्यूज भी आपको पता होंगे आई होप. ठीक है, सपोज दिस इज डब्ल्यू. ठीक है, यही डब्ल्यू मुझे निकालना है. तो दिस विल बी WL/2 एंड दिस विल ऑल्सो बी WL/2, WL/2, WL/2. और आपको मैंने बोला था लास्ट सेशन में ही, मैंने बोला था कि आपको कुछ केसेस के, स्टैंडर्ड केसेस के, आपको बेंडिंग मोमेंट्स आपको मैक्सिमम पता होने चाहिए. राइट, तो सबसे पहले हम सिग्मा की तरफ चलते हैं, फिर हम टाउ की तरफ चलेंगे. राइट, तो सबसे पहले हम सिग्मा से पहले अपना सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल टू, हमारा दिया हुआ है 10 एंड दिस इज इक्वल टू my/i. राइट, या फिर इसी को हम m/z भी लिख सकते हैं. इसी को हम m/z भी लिख सकते हैं. राइट, m के लिए हम क्या लिख सकते हैं, WL²/8. ये मैंने लास्ट सेशन में ही बताया था, कर लो परेशान. मल्टीप्लाइड बाई z की जगह लिख सकते हैं BH²/6. राइट, तो यहां से जरा w निकालो, यहां से जरा आप w निकालो. ठीक है, w इज इक्वल टू सिग्मा मैक्सिमम इंटू 8 इंटू BH²/6, दैट इज 10 इंटू 8 इंटू BH²/6. b इज 100 इंटू 200 है ना. 100 इंटू 200. ठीक है, तो b इज 100. आपको ये पता होगा ना, b इंटू एच ही लिखते हैं, h इंटू बी नहीं लिखते हैं वो लोग. तो ऑब्वियसली 200 का स्क्वायर हो गया ये बाई 6 इंटू L². L इज 4 मीटर. राइट, L इज 4 मीटर. सो 4000 मैं mm² में कर रहा हूँ. 4000. तो ये कितना आ रहा है जरा वैल्यू इसका, 80 इंटू 100 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 4000 डिवाइडेड बाई 4000 एंड दिस इज इक्वल टू 3.33, 3.33. राइट, 3.33 आ रहा है. क्लियर है, 3.33. और ये किसमें आएगा जरा वो भी देख लो, जरा वो भी देख लें हम. किसमें आ रहा है ये, ये है आपका न्यूटन पर mm² इंटू mm³ अपॉन mm². तो ये आ रहा है आपका न्यूटन पर mm में आ रहा है ना, न्यूटन पर mm आ रहा है. ये न्यूटन पर mm है, 3.33 न्यूटन पर mm. क्लियर है, क्लियर है. कैसे न्यूटन पर mm मैंने डिटरमाइन किया, देखो दिस इज न्यूटन पर मेगा
न्यूटन पर mm स्क्वायर MPa मल्टीप्लाइड बाई ये z उधर गया तो mm क्यूब हो गया, mm क्यूब डिवाइडेड बाई ये l स्क्वायर आया यानी कि mm स्क्वायर आया। मेरे पास क्या बचा न्यूटन पर mm, न्यूटन पर mm, न्यूटन पर mm। ठीक है, और मुझे चाहिए किसमें, मुझे चाहिए किसमें किलो न्यूटन पर मीटर। तो न्यूटन पर mm इज किलो न्यूटन पर मीटर, ऊपर नीचे अगर हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो इसी को मैं 3.33 किलो न्यूटन पर मीटर भी लिख सकता हूँ, किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, चलो अभी दूसरा केस दैट इज टाउ। आपको टाउ के लिए जरा देखो, मैं टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है और ये दिया हुआ कितना है 0.6 एंड दिस इज इक्वल टू 3/2 टाउ एवरेज। टाउ एवरेज की जगह मैं लिख सकता हूँ 3/2 इंटू एस एंड एस की जगह क्या लूंगा मैं WL/2 राइट। दिस इज द शियर फोर्स, दिस इज द शियर फोर्स, क्योंकि आप इसका जरा शियर फोर्स डायग्राम भी बनाओगे ना, जब आप इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाओगे तो ये तो कुछ ऐसा बनेगा ना शियर फोर्स डायग्राम। आई होप ये सब चीजें अब आपको पता होंगी राइट। यहाँ से शियर फोर्स उठेगा फिर लीनियरली गिरेगा और फिर ये उठेगा, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, सो WL/2 होगा एस। ओके, जरा मेरा पेन टैप परेशान कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से फिर जरा W निकालो तो क्या आ रहा है, सॉरी ये हो गया शियर फोर्स अपॉन एरिया, एरिया इज B इंटू डी, सॉरी B इंटू एच, ऊपर एच लिखा है ना, B इंटू एच राइट। तो यहाँ से मेरा W क्या हो रहा है 0.6, 0.6 multiplied by 2 multiplied by B into H and B into H is nothing but 100 into 200 और ये डिवाइडेड बाई 2 का भी 2 ऊपर जाएगा। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ जाते होंगे 4000। और मैंने बार बार बोला है अगर आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आता है तो ये आपकी गलती है, आपको खुद से करना होगा कैलकुलेशन। 0.6 multiplied by 2 into 100 into 200 into 2 divided by 4000 and that is equal to 12। सही किया हमने, 3/2 टाउ एवरेज इज 3/2 टाउ मैक्सिमम, so WL/2 अपॉन इंटू B इंटू एच, B इंटू एच क्या हो रहा है ये 0.6 ही है ना, 0.6 राइट, 0.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर, दिस इज न्यूटन पर न्यूटन पर mm में आ रहा है ना, न्यूटन पर mm। क्या हो रहा है, अरे डिवाइडेड बाई ये 3 भी तो आएगा ना नीचे, जो ऊपर का 3 भी तो नीचे आएगा ना, दैट इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 3 एंड दैट इज इक्वल टू, सॉरी मैं इसको डायरेक्ट 4 कर रहा हूँ। ये जब पेन परेशान करता है ना तो ऐसे ही कैलकुलेशन में दिक्कतें आती है मुझे। 4 न्यूटन पर mm और यहाँ से इसी को मैं लिख सकता हूँ 4 किलो न्यूटन पर मीटर। क्लियर है, क्लियर है। तो अब देखो, आप देखो जब भी मैं सपोज 3.33 किलो न्यूटन पर मीटर अगर मैं इससे ज्यादा लगाऊंगा, इससे ज्यादा लगाऊंगा तो बेंडिंग में फेल हो जाएगा, और 4 किलो न्यूटन से ज्यादा लगाऊंगा तो मेरा शियर में फेल हो जाएगा। ठीक है, तो जरा देखो अगर मैंने लगाया कितना W इज इक्वल टू मैंने लिया 5 किलो न्यूटन। ठीक है, W मैंने लिया 5 किलो न्यूटन पर मीटर का, तो ये फेल होगा ऑब्वियसली। जब मैंने W इज इक्वल टू मान लो मैंने लिया 3.5 किलो न्यूटन पर मीटर, 3.5 किलो न्यूटन पर मीटर, ये कितना है 3.33 है ना, 3.3। ठीक है, जब मैंने 3.5 लिया तो क्या होगा, ये फेल होगा, डू नॉट फेल अंडर शियर, डू नॉट फेल अंडर शियर। ठीक है, लेकिन ये होगा फेल अंडर बेंडिंग। मतलब क्या आप देखोगे कि जैसे ही आपने 3.5 लगाया ना, मतलब कि 3.33 से आप थोड़ा भी ऊपर जाओगे ना तो वो बेंडिंग में फेल हो जाएगा, शेयर में फेल नहीं हुआ है मगर बेंडिंग में फेल हो गया। शेयर बोल रहा है कि मैं और झेल लूंगा, लगाओ मुझ पे, लेकिन वो बेंडिंग में फेल हो गया। अगर वो फेल हो चुका है बेंडिंग में तो आप शेयर में फेल होने का भी वेट करोगे क्या, वो तो एक बार फेल हो गया ना बेंडिंग में। अब वो शेयर में फेल कब होता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, हाँ उस पर कोई बेंडिंग नहीं हो रहा होता तो फिर मैं 4 किलो न्यूटन तक का लोड झेल सकता था। मगर अभी बेंडिंग भी हो रहा है, अगर बेंडिंग का भी लिमिट दे रखा है मुझे
तो मैं ऑब्वियसली 3.33 से ऊपर नहीं जाऊंगा। जैसे ही मैंने लगाया W इज इक्वल टू 3.2 किलो न्यूटन पर मीटर, 3.2 किलो न्यूटन पर मीटर मैंने जब लगाया तो मैंने देखा कि दोनों से बचा हुआ है, 3.2 पे वो सबसे बचा हुआ है, राइट। ना वो शेयर में फेल हुआ, ना वो बेंडिंग में फेल हुआ, तो समझदारी किस में होगा, 3.31 तक लगा दे, ना बेंडिंग में फेल होगा ना आपका शेयर में फेल होगा, राइट। तो 3.31 तक का आप अंदाजा इसके साथ कर सकते हो। और अगर आपको लिमिटिंग वैल्यू ही डालना होता आंसर में तो दैट इज 3.33, दैट इज 3.33। क्योंकि आप देखो, मैंने आपको पिछले बार भी बताया था, जब भी आपको डायमेंशंस की वैल्यू लेनी है तो आप ज्यादा वाला वैल्यू लोगे, और जब भी आपको लोड की वैल्यू लेनी है तो आप कम वाला वैल्यू लोगे। कम वाला वैल्यू कौन सा है, ये है, ये है, राइट। तो आप यही वैल्यू को अपने आंसर को मान के चलोगे, 3.33 किलो न्यूटन पर मीटर, दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। क्या हो रहा है यार, 3.33 किलो न्यूटन पर, सो योर राइट आंसर विल बी 3.33 किलो न्यूटन पर मीटर। छोड़ो यार, अब इसके आगे तो मैं क्वेश्चंस दिखाने वाला भी नहीं हूँ, खुद से कर देना यार, क्योंकि पेंटैप बहुत परेशान कर रहा है। आई होप आपको, देखो इस चैप्टर के लिए परेशान नहीं होना है, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं आपके, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर दो, कुछ स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चन ही है, वही क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है। इवन आप जब टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट करोगे ना तो भी आपको ऐसे क्वेश्चन जल्दी दिखेंगे नहीं, जल्दी दिखेंगे नहीं, रेयरली कभी एक दो टेस्ट सीरीज में दिख जाएगा। मगर आपको इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो कभी नहीं आते हैं, आपके पेपर में आ गया तो क्या करोगे, तो इसलिए आपको आना जरूर चाहिए। मगर इससे बहुत मुश्किल सवाल नहीं आएगा, परेशान मत होना, ये मेरी गारंटी है, बहुत मुश्किल सवाल नहीं आएगा। तो आप बेसिक क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करो। इसके बाद भी आपके मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस डाल रखे हैं, ठीक है, इसके बाद भी मैंने क्वेश्चंस डाल रखे हैं, ठीक है। ये है, फिर ये है, फिर ये है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाल रखे हैं, ओके। तो आप अटेम्प्ट करो इन सारे क्वेश्चंस को। 20 क्वेश्चन है, ठीक है, चलो ऑलराइट। सो आई होप आपको मजा आया होगा, आई होप आपको मजा आया होगा। और प्लीज 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 हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मैं देख रहा हूँ कि लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज यार कमेंट किया करो, पुट योर कमेंट्स डाउन इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई गेट टू नो हाउ यू आर लाइकिंग द वीडियो। आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है, आपके लिए कितना हेल्पफुल है ये सीरीज, ठीक है। एक्सी का पूरा कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा, आपको कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। मगर आपको फिर भी लगता है कि आप कॉन्सेप्ट में बहुत वीक है, आप प्लीज सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है। क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जीरो से नहीं उठा पाऊंगा इतने कम टाइम फ्रेम में, इतने कम टाइम फ्रेम और इतने कम रिसोर्सेज के साथ, इतने कम टाइम फ्रेम और इतने कम रिसोर्सेज के साथ मैं आपके कॉन्सेप्ट को जीरो से बिल्डअप नहीं कर पाऊंगा। आई एम वेरी सॉरी, राइट। मगर आपको कोई भी एक कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ रखा है, उसमें आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है, आप मुझे भेजो, आप मुझे भेजो। और मैंने जैसा पहले भी बोला था कि मैंने ड्रॉपर्स के लिए कुछ प्लान कर रखा है वो बैक एंड में, तो उस पर काम चल रहा है। बहुत जल्दी आपको एक अनाउंसमेंट मिल जाएगी, बहुत जल्दी आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी। और मैं फिर से बता दूं, अभी आपका एक हफ्ते का कुछ ब्रेक हो सकता है लेक्चर्स के अपलोड होने में, तो आप प्लीज थोड़ा बियर करो, जितने बैकलॉग्स है वो क्लियर करो, हमारे सब्सक्रिप्शन बेस को बढ़ाओ इस बीच में, हाँ। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।